स्क्रीन भी नजर आ रही है? बोलो भाई, स्क्रीन नजर आ रही है? चलो ठीक है। मैं और आप लास्ट क्लास में इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट कॉस्ट को पढ़ रहे थे, और आइए जरा बात करें इम्प्लिसिट कॉस्ट होती क्या और एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होती है। ठीक है, देख रहे हो? आ जाओ जरा इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट कॉस्ट के बारे में पढ़ ले। देखो मेरे दोस्तों, जब मैं और आप इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट कॉस्ट के बारे में बात करें तो देखिए, डेफिनेटली इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस आउटपुट इधर गुड्स और सर्विसेज वी नीड डिफरेंट टाइप ऑफ इनपुट रिसोर्स। दुनिया में जितनी भी चीजें इंसान बना रहे हैं, चाहे वो गुड्स हों या सर्विसेज हों, उन्हें प्रोड्यूस करने के लिए उन्हें डिफरेंट तरह के इनपुट रिसोर्सेज को एक्वायर करना पड़ता है। अच्छा, अब इंटरेस्टिंगली एक बात यह है कि जो चीजें इंसान बना रहा है, चूंकि वो एक प्रोसेस से गुजर के बनती हैं, फिर वही बात चाहे वो गुड्स हो या सर्विसेज, एक स्पेसिफिक प्रोसेस है और डिफरेंट तरह के इनपुट रिसोर्सेज को आपको एक्वायर करना पड़ता है इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस द डिजायर अमाउंट ऑफ आउटपुट। इसलिए इंसान की बनाई हुई चीजों की वैल्यू होती है, उसकी एक प्राइस होती है, और उसकी कहीं ना कहीं कोई एक प्राइस मुझे और आपको पे करनी पड़ती है। अच्छा, कोई भी चीज जो इंसान बना रहा है वो फ्री नहीं होती। हाँ, ये हो सकता है कि आपको फ्री में मिल जाए, जैसे मिसाल के तौर पे जो चैरिटेबल इदारे हैं, जो वेलफेयर हैं, जो ट्रस्ट है, जो एनजीओज हैं। अब सर्दी में कंबल बांटा, दवाइयां बांट दी, गरीबों को रहने की जगह कोई ऐसी चीज दे दी जिससे वो अपनी एम्प्लॉयमेंट एंगेज कर सकें। तो ये उन्हें गरीब लोगों को, मुस्तहिक लोगों को कोई चीज मुफ्त में मिल रही है, लेकिन बेसिकली वो मुफ्त में बनी नहीं है। वो गरीब आदमी नहीं दे रहा पैसे, उसके कोई और दे रहा होगा। आप दे रहे हैं उसके बदले, मैं दे रहा हूं, आपके घर वाले दे रहे हैं, अम्मा अब्बा भर रहे हैं, हम चैरिटेबल इदारों को देते हैं, वो पैसा फिर आगे इस्तेमाल करते हैं। वो तो फ्री नहीं है। जो गरीब आदमी को दवाई मिली वो उसे मुफ्त मिली है, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है उसने तो पैसे भरे हैं ना यार। तो ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जितने भी मैन मेड रिसोर्स हैं जो इंसान बना रहे हैं, उसकी कहीं ना कहीं कोई ना कोई वैल्यू है। अब सुनना मेरी बात। देखो, जब हम किसी चीज को प्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं तो हमें डिफरेंट तरह के इनपुट रिसोर्सेस चाहिए। अब जो इनपुट देगा बिजनेस को कि भाई ठीक है, कोई कहेगा मुझसे जगह ले लो, कोई कहेगा मेरी सर्विसेज, मेरी एक्टिविटीज ले लो, मैं लेबर हूं, कोई अपना पैसा लगाएगा, कोई कंपनी को मैनेज करेगा। तो कहीं ना कहीं जो बिजनेस को जो है ना वो फैसिलिटेट करेगा, जो बिजनेस को कहीं ना कहीं अपनी असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, बिजनेस उसके लिए कहीं ना कहीं कोई वैल्यू जनरेट करेगा। ठीक है, बिजनेस का मतलब ही वैल्यू जनरेट करना है। तो जो बिजनेस को सर्व करेगा, बिजनेस उसे देगा। जिसने जगह दी, बिजनेस उसे रेंट देगा। जो लेबर है, बिजनेस उसे वेजेस और सैलरी देगा। तो कहीं ना कहीं जो इनपुट रिसोर्स कोई ना कोई इंट्रोड्यूस करेगा, उस इनपुट रिसोर्सेज की कोई ना कोई एक कॉस्ट होगी, और वो कॉस्ट बिजनेस पे करेगा, और वो बिजनेस के लिए कॉस्ट होगी। लेट्स टेक एन एग्जांपल। हम यहाँ पर इस वक्त क्लास के अंदर 10 पार्टिसिपेंट्स हैं। मैं नाम ले दूं अपने मोहतरम स्टूडेंट्स का। एक तो मैं हूं, एक हमारा मेरिटोरियस का आईडी है, उसके बाद आबान अब्बासी साहब हैं, अब्दुल्ला कबीर साहब हैं, अंशरा हैं, बीनेश हैं, हम्माद इश्तियाक है, मरियम है, और जनाबे वाला सरोश है, और इस्माइल है, और इस्माइल नहीं है, सॉरी, अनस है। फिर तो ये जितने भी लोग हम लोग बैठे हुए हैं, हम सारे मिलके कहते हैं कि यार हम ना एक कारोबार शुरू करते हैं। ठीक है, अब हम कारोबार शुरू करेंगे तो हम कहीं ना कुछ रिसोर्स खुद इंट्रोड्यूस करेंगे, कुछ को एक्वायर करेंगे, बोरो करेंगे। तो सर, जब मैं इम्प्लिसिट कॉस्ट की बात करूं, मिसाल के तौर पे आबान अब्बासी साहब ने एक कारोबार शुरू किया। हमारे एक मोहतरम दोस्त हैं आबान अब्बासी। आबान अब्बासी ने कारोबार शुरू किया। लेट्स टेक एन एग्जांपल। आबान अब्बासी एक नया रेस्टोरेंट खोलते हैं, और अब्बान अब्बासी उस रेस्टोरेंट, अब्बासी रेस्टोरेंट नाम रखी है उन्होंने। अब रेस्टोरेंट खोला अबान अब्बासी साहब ने, और अब्बासी साहब ने जो है कहा कि यार मैं कैश का काउंटर खुद संभालूंगा, ठीक है, 2 कुक हायर करूंगा,
और जनाबे वाला 2 वेटर हायर करूंगा और 1 सिक्योरिटी गार्ड हायर करूंगा। तो हमारा कुल मिलाकर जो स्टाफ होगा, 1 मैं हो गया कैशियर, ठीक, 2 मेरे कुक हो गए, 2 मेरे पास जो है ना वो मेरे जो वेटर्स होंगे जो सर्व करेंगे, और 1 मेरा सिक्योरिटी गार्ड हो गया। अच्छा, अब ये जो 4 5 6 लोग आबान के पास हैं इंक्लूडिंग आबान, ये कहीं ना कहीं बिजनेस को कोई ना कोई सर्विस, कोई ना कोई वैल्यू दे रहे हैं। आबान कैश काउंटर पे बैठे हुए हैं, पैसा लेना है, लोगों को पैसे देने हैं, ठीक है, अपने रेस्टोरेंट के लिए इन्वेंट्री खरीदनी है ना, बर्गर्स हैं, चिकन है, मीट है, मिल्क है, फूड स्टफ है, और स्पाइसेस हैं, ग्रोसरी का दूसरा सामान है, ये सब आबान खरीदेंगे, ठीक है। बकिया कुक जो है उसको बनाएंगे, वेटर उसे सर्व करेंगे, और कहीं ना कहीं एक सिक्योरिटी गार्ड है जो पूरी मतलब सिक्योरिटी की जो फॉर्मेलिटी है वो पूरी करेगा। अब आबान जो है वो खुद ओनर भी हैं बिजनेस के, आबान जो है वो बिजनेस के ओनर भी हैं, आबान जो है वो बिजनेस के ओनर भी हैं। अब आबान जो है वो असल में तो आबान ने अपना कारोबार जो शुरू किया है, आबान ने असल में काम शुरू किया है प्रॉफिट के लिए, कि भाई मैं फूड बेचूंगा और एट द एंड ऑफ द मंथ या पीरियड मुझे मुनाफा होगा। अब आबान बेसिकली चूंकि ओनर है कारोबार के, तो आबान अपने कारोबार से क्या क्लेम करेंगे? प्रॉफिट। एंटरप्रेन्योर है ना, एंटरप्रेन्योर की क्या होती है कॉस्ट? बोलो, प्रॉफिट होती है। लेकिन आबान कहता है कि यार मैं कैश काउंटर पे सुबह से लेकर रात तक बैठा हुआ हूं, फिर मार्केट जाके खरीदता भी हूं सामान, अगर ये काम मैं किसी और से करवाऊं तो बताओ आबान, ये इदारे का खर्चा होगा या नहीं होगा? बोलो आबान, ये इदारे का खर्चा होगा या नहीं होगा? बोलो आबान, ये इदारे का खर्चा होगा या नहीं? यस सर, डेफिनेटली होगा। अगर आबान घर पे बैठ जाएं और अपनी जगह किसी कैशियर को अपॉइंट करें कि भाई तुम कैशियर हो, तुमने कैश काउंटर भी संभालना है और साथ साथ बाहर के काम भी देखने हैं सारे, अब आप जिसको भी हायर करेगा वो डेफिनेटली एक सैलरी मांगेगा। अब आबान वो सैलरी, आबान चूंकि ये काम वो खुद कर रहा है, आबान ये सैलरी तो नहीं देगा, तो इसकी वजह से वो सारा पैसा जो आबान मिसाल के तौर पे अगर उस कैशियर को 10,000 रुपए सैलरी देता महीने की, साल की 1,20,000, अब वो बताओ वो आबान का प्रॉफिट बन जाएगा नहीं बन जाएगा? बोलो, प्रॉफिट बन जाएगा नहीं बन जाएगा? डेफिनेटली सर, वो आबान का मुनाफा बन जाएगा, क्योंकि अब आबान वो पैसे पे तो नहीं कर रहे, वो तो खुद बैठा हुआ है कैशियर बन के। अब गवर्नमेंट में की जो अथॉरिटीज आएंगी ना टैक्स लेने, वो आबान के ऊपर टैक्स ज्यादा लगाएंगी क्योंकि प्रॉफिट ज्यादा आ रहा होगा। तो अब इससे बचे कैसे? आबान ने कॉस्ट को 2 हिस्सों में तोड़ा, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट। आबान इदारे का मालिक भी है और वहां बैठ के काम भी कर रहा है, तो इदारे से सैलरी ले रहा है। अब जब इदारा अपना सैलरी एक्सपेंस लिखेगा कि भाई हमने सैलरीज पे की हैं, तो उसमें कैशियर की सैलरी भी शामिल होगी, जो अल्टीमेटली जा किसके जेब में रही है? बोलो, जा किसके जेब में रही है? बोलो, जा किसके जेब में रहे हैं वो पैसे? बोलो बीनेश, मरियम, बोलो अजरा, अंशरा, बोलो वो पैसे जा किसके रहे? सर, अबान अब्बासी साहब की, ओनर की ही जेब में जा रहे हैं। अल्टीमेटली पैसा तो जा ओनर की जेब में रहा है, लेकिन नाम बदल गया सैलरी। हाँ, तो आबान तुम कितने चालाक हो, नालायक। ठीक है, तो सर ये इम्प्लिसिट कॉस्ट है, द कॉस्ट विच इज रिटेन बाय द एंटरप्रेन्योर, कॉस्ट विच इज रिटेन बाय द एंटरप्रेन्योर फॉर द सेल्फ एम्प्लॉयड रिसोर्सेज। मिसाल के तौर पे मैंने और आबान ने मिलकर कारोबार शुरू किया, जगह मेरी, तजुर्बा आबान का। अब मैं जगह जो दे रहा हूं भाई, क्या मुफ्त की जगह है वो? मैं इन्वेस्टमेंट करी, उसका रेंट मैं क्लेम करूंगा बिजनेस से, नहीं करूंगा तो मेरा मुनाफा बनेगा, मुनाफा बनेगा तो टैक्स अथॉरिटीज मुझ पर टैक्स ज्यादा एक्वायर करेंगे। तो अगर एंटरप्रेन्योर, बिजनेस का ओनर, बिजनेस में कुछ कंट्रीब्यूट करके उसके पैसे ले रहा है, तो अल्टीमेटली तो उसने कारोबार मुनाफे के लिए किया था। लेकिन अगर वो अपनी किसी सर्विसेज के बदले में कुछ पैसे मांग रहा है बिजनेस से, ठीक, तो उसके बदले जो पैसा उसे मिलेगा वो इम्प्लिसिट कॉस्ट होगी, द कॉस्ट विच इज रिटेन बाय द एंटरप्रेन्योर, the cost which is retained by the entrepreneur, ठीक, for self employed resource। जगह मैं लाया, रेंट मेरी जेब में जाएगा। मैं जैसे मिसाल के तौर पे मोहम्मद जिशान मुमताज एक कोचिंग सेंटर खोले, ठीक है, उसमें डिफरेंट टीचर्स को हायर करें, ठीक है, और खुद भी पढ़ाएं। अब मैंने जो कोचिंग खोला अपने मुनाफे के लिए खोला है, लेकिन मैं पढ़ा भी रहा हूं,
तो जो मैं पढ़ा रहा हूं उस पढ़ाने की सैलरी भी ले रहा हूं और एट द एंड जो बच रहा है वो प्रॉफिट भी ले रहा हूं। ठीक है, तो एक प्रॉफिट जो है वो तो है क्योंकि मैं ओनर हूं तो प्रॉफिट है, लेकिन मैं ओनर के साथ साथ इदारे में टीचर भी हूं। तो चूंकि मैं ओनर के साथ टीचर भी हूं तो मुनाफे के साथ साथ मुझे सैलरी भी मिलेगी। अगर मैं अकाउंटिंग और इकोनॉमिक्स खुद पढ़ा रहा हूं है भाई, तो डेफिनेटली अगर मैं ये खुद ना पढ़ाऊं, इसको पढ़ाने के लिए किसी टीचर को हायर करूं तो उसको मुझे हजारों रुपए सैलरी देनी पड़ेगी। लेकिन अगर मैं खुद पढ़ा लूं तो ये पैसे मेरी जेब में आ जाएंगे। तो सर इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होती है? द कॉस्ट रिटेन बाय द एंटरप्रेन्योर फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड रिसोर्सेज, इट इज ऑल्सो कॉल्ड इम्प्लाइड और नोशनल कॉस्ट। और एक्सप्लिसिट क्या है? द कॉस्ट और द आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट जो जेब से चली जाए, और द कॉस्ट विच इज पेड बाय द एंटरप्रेन्योर टू अदर फैक्टर फॉर देयर सर्विसेज। मैंने जगह किराए पे ली, रेंट दिया, लोगों को हायर किया, कुक हायर किया, वेटर हायर किए, सिक्योरिटी गार्ड हायर किया, अबान ने सैलरी दी, एडवर्टाइजमेंट किसी को पे किया, बिजली का बिल पे किया, सुई गैस की यूटिलिटीज के बिल्स पे किए। अब पैसा मेरी जेब से जा रहा है, एंटरप्रेन्योर की जेब से और कारोबार से पैसा बाहर जा रहा है। व्हाट इट इज कॉल्ड? एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट the cost which is paid by the entrepreneur to other factor of production for their services। ठीक, मैंने किसी से एडवर्टाइजमेंट कराई, उसे पैसा दिया, एंट्री बनाई, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। मैंने किसी से अपने ऑफिस में काम करवाया, एंट्री बनाई, सैलरीज एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। मैंने यूटिलिटी का बिल पे किया, यूटिलिटी एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। ठीक है, तो वो पैसा जो एंटरप्रेन्योर अपनी जेब में डाल ले, चाहे वो किसी भी नाम से डाले, प्रॉफिट के नाम से डाले, सैलरी के नाम से डाले, कमीशन के नाम पे डाले, कुछ भी, रेंट के नाम पे डाले, जगह मेरी है तो रेंट मैं ले रहा हूं खुद ही। अब देखो ना, मिसाल के तौर पे मेरे कारोबार की आमदनी, सुनना भाई, देखो जरा देखो, मेरा एक बिजनेस है जिसमें जगह मेरी अपनी है, उसमें मेरी जो रेवेन्यू है, मेरी रेवेन्यू है मिसाल के तौर पे 100 रुपए, और मेरा जो खर्चा है, एक्सपेंस है, वो है, समझे मिसाल के तौर पे मेरा खर्चा है 60 रुपए। रेवेन्यू कितनी हो गई? 100 रुपए की। सर खर्चा कितना हो गया भाई बेटा जी? सर खर्चा हो गया सर हमारा 60 रुपए। बोलो मेरा मुनाफा कितना होगा? बोलो मेरा मुनाफा कितना होगा? मेरा प्रॉफिट कितना है? बोलिए जल्दी। 40 रुपए मुनाफा है सर मेरा। ठीक है, ऐसा ही है ना? अब सर रेवेन्यू में से एक्सपेंस माइनस किया, मुझे मेरा प्रॉफिट निकल कर आ गया विच है 60 रुपीज। भाई 60 रुपए मुनाफा कमा रहा हूं मैं। अब अच्छा, जगह मेरी अपनी है तो मुझे रेंट तो किसी को पे नहीं करना। अब्दुल्ला, अब्दुल्ला रेंट तो हमें किसी को देना ही नहीं है। तुम ध्यान से समझो अब्दुल्ला, तुम बिजनेसमैन के बेटे हो, अपने अपने अब्बा के साथ ऑफिस भी जाते हो, तो तुम ये समझेंगे जो जो जिनके अब्बा बिजनेस करते हैं। अब जो है जगह अपनी है, लेकिन चूंकि जगह अपनी है तो हम किराया तो किसी को नहीं देंगे, हम तो रेंट तो किसी को नहीं देंगे, तो हम रेंट नहीं देंगे तो हमारा प्रॉफिट 40 ही आएगा। लेकिन अगर वो जगह, जिस जगह मेरा ऑफिस है, मेरी फैक्ट्री है, अगर वो जगह मैं किराए पे लेता तो मुझे किराया देना पड़ता, समझो 25 रुपए का किराया होता भाई, 25 रुपए का किराया होता, 25 रुपए का किराया मुझे भरना पड़ता अगर मैं जगह किराए पे लेता। लेकिन फॉर्चुनेटली जगह मेरे पास अपनी थी, मैंने किराया नहीं भरा। ये भाई अकाउंटिंग तो उस खर्चे को लिखेंगे ना जिसकी पेमेंट होगी। नहीं सुन रहे मेरी बात भाई? अकाउंटिंग तो एंट्री बनाएगी, एक्सपेंस डेबिट कैश या पेबल क्रेडिट, जब पैसे जाएं, या आज नहीं जाएंगे कल जाएंगे, लेकिन पैसे तो जाएंगे। लेकिन अगर पैसे जा ही नहीं रहे, मैं बोला भाई जगह मेरी है तो मैं रेंट किसको भरूंगा? किसी को नहीं भरूंगा, नहीं भर रहा मैं। तो हर साल मेरा प्रॉफिट, या इस साल मेरा प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 40 रुपए। तो इसी 40 रुपए पे क्या लगेगा? बोलो भाई क्या लगेगा? सर टैक्स लगेगा। अब मैं कारोबार को बोलूं, बिजनेस को बोलूं कि देखो भाई, ये जो 25 रुपए का किराया है ना भाई, अगर जगह किराए पे लेते तो ये 25 रुपए आपको भरने पड़ते, लेकिन चूंकि जगह मैंने आपको दे दी है तो मेरी जेब में जा रहे पैसे। लेकिन बात सुनो भाई, मैं तो इसका रेंट लूंगा,
अगर मैं ये 25 रुपए का रेंट लूं तो बोलो मेरा खर्चा 60 से बढ़ के कितना हो जाएगा, जल्दी बोलो। और ये सर 85 हो जाएगा, है ना, 85 हो जाएगा खर्चा। अब बिजनेस रेंट पे कर रहा है, एंट्री बना रहा है, रेंट एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट। लेकिन बताओ ये कैश जा किसकी जेब में रहा है? बताओ ये कैश जा किसकी जेब में रहा है? बोलो ये जा किसकी जेब में रहा है? हाँ सर, ओनर की जेब में जा रहा है। और बचा हुआ मुनाफा अब कितना हो गया? सर मुनाफा तो अब खाली 15 रुपए का हुआ। कोई मसले की बात नहीं, ये 15 भी मेरी ही जेब में जाएंगे, ये 25 का किराया भी मेरी ही जेब में जाएगा। तो अल्टीमेटली तो मेरी जेब में वही पैसे आ रहे हैं जो मिलने हैं, बस नाम बदल गया, मैं टैक्स पे करने से बच गया। तो समझ रहे हो मेरी बात मैं क्या कह रहा हूं? समझ रहे हो मेरी बात मैं क्या कह रहा हूं? भाई आपकी जेब में पैसे उतने ही आ रहे हैं, लेकिन उसका नाम बदल गया है। अब टैक्स अथॉरिटीज आपके ऊपर जो है ना वो इम्पैक्ट, मतलब उनको करना मुश्किल हो जाएगा, आप बच गए। तो सर ये गुंजाइश है लॉ के अंदर। लॉ क्योंकि एंटिटी कॉन्सेप्ट से बिजनेस अलग है, ओनर अलग है। तो सर इम्प्लिसिट कॉस्ट वो है, हाँ टैक्स कम पे करना पड़ेगा प्रॉफिट पे, लेकिन अल्टीमेटली प्रॉफिट हुआ वही है जो हो रहा था पहले, बस नाम बदल गया। तो इम्प्लिसिट क्या है? द कॉस्ट विच इज पेड बाय द एंटरप्रेन्योर टू अदर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जैसे हमारे इदारे के ओनर, अल्लाह पाक उनको उनके हिल में उनकी समझ में बरकत दें, और जो है हम उनसे सीखते रहे। ऐसे ही डॉक्टर सफीउद्दीन सिद्दीकी हमारे बड़े भाइयों की तरह हैं, उस्ताद है। मैंने तो काफी सारी बातें उनसे सीखी भी है, ठीक है, वैसे उस्ताद नहीं रहे, लेकिन जब वो बात करते हैं तो कहीं ना कहीं कोई एक अच्छी बात मैं उनसे लेता हूं। अपने सीनियर से सीखना चाहिए आदमी को। तो अब वो इदारे के ओनर हैं लेकिन पढ़ाते भी हैं। तो बीइंग एन ओनर ऑफ दैट इंस्टीट्यूट, वो सैलरी तो वो प्रॉफिट तो अर्न कर ही रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन बिसाइड ऑफ दैट जो पढ़ा रहे हैं उसकी सैलरी भी तो मिल रही है। उसकी सैलरी बताओ ना, वो 2-3 क्लासों को अगर, तो भाई फिजिक्स पढ़ाने के तो पैसे बहुत सारे होंगे, तो अगर वो किसी और को हायर करेंगे तो वो उसको पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर खुद पढ़ा रहे हैं तो वो पैसा किसकी जेब में आ गया? अल्टीमेटली ओनर की जेब में। ये है इम्प्लिसिट और ये है एक्सप्लिसिट का फर्क। अब तुम्हें एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं मैं। अकाउंटिंग जो है ना, अकाउंटिंग वो सिर्फ एक्सप्लिसिट रिकॉर्ड करती है। अकाउंटिंग की नजर में इम्प्लिसिट कोई चीज होती नहीं है, क्योंकि इम्प्लिसिट की वजह से बिजनेस से पैसा बाहर नहीं जा रहा होता, तो अकाउंटिंग इसे कुछ समझती भी नहीं है। लेकिन एक इकोनॉमिस्ट इसको समझता है कि ये हाइड है, हाइड छुपा हुआ मुनाफा है जिसे हम आसानी से अर्न कर सकते हैं। तो अकाउंटिंग सिर्फ उन्हीं चीजों को रिकॉर्ड करती है जिनकी पेमेंट आप करते हैं, एक्सपेंस के तौर पे रिकॉर्ड करते हैं। समझ रहे हो भाई? समझ रहे हैं सारे? फिर नीचे आ जाओ, आउटले। Implicit cost are input costs that do not require an outlay of money by the firm। चूंकि मैं ही ओनर हूं, घूम फिर के पैसा मेरी ही जेब में आ रहा है, नाम बदल जाए कुछ भी, तो इम्प्लिसिट की वजह से बिजनेस से कैश का आउटले नहीं होगा, आउटफ्लो नहीं होगा। लेकिन एक्सप्लिसिट कॉस्ट आर इनपुट कॉस्ट दैट रिक्वायर अ डायरेक्ट आउटले ऑफ मनी बाय द फर्म। बोलो मरियम, बीनेश, कॉपी कर लिया? अंशरा, सरोश, चले भाई आगे बढ़ेंगे सर। अब आया फाइनेंशियल ट्रीटमेंट। फाइनेंशियल ट्रीटमेंट आ गया। Implicit, it cannot be booked separately as an expense in the book of account. It is always booked as an expense in the book of account. Explicit अलग से खर्चा रिकॉर्ड होगा, लेकिन implicit उसी में छुपा हुआ होगा, अलग से खर्चा रिकॉर्ड नहीं होगा। एग्जाम्पल क्या है? जरा implicit की एग्जाम्पल देखो। इंटरेस्ट ऑन ओनर्स नेट इन्वेस्टमेंट, ओनर ने जो इन्वेस्टमेंट की कैपिटल लगाया उसका इंटरेस्ट। ओनर अगर अपने इदारे से कोई सैलरी ले रहा है तो वो, और एक्सपेक्टेड प्रॉफिट जो अल्टीमेटली उसी की जेब में जाएगा। लेकिन एक्सप्लिसिट क्या है? जो सैलरी हम स्टाफ को पे कर रहे हैं, जो रेंट हम पे कर रहे हैं, जो यूटिलिटीज और इंश्योरेंस हम पे कर रहे हैं, जो एडवर्टाइजमेंट का खर्चा हम पे कर रहे हैं, ये सारे हमारे क्या हैं? एक्सप्लिसिट। कॉपी करके ओके का मैसेज करो, बोलो क्लियर भी हो गया है सर, और हम कॉपी भी कर लेंगे अब इसको।
अच्छा तुम्हें एक मिसाल दूं, तुमने कभी नोटिस किया है कंपनी 50% ऑफ लगाती है, 70% ऑफ लगाती है, तुम्हें पता है ये कैसे है? सुना है कंपनी ने ऑफ लगा दिया 50%, 60%, 70%? अब जरा देखना, मैं तुम्हारे सामने एक मिसाल दे रहा हूं, कॉपी करते रहो और सुनते रहो। देखो मैंने लिखा मेरे पास 4 फैक्टर है, लैंड है, मेरे पास लेबर है, मेरे पास कैपिटल है, और मेरे पास ऑर्गेनाइजेशन है या एंटरप्रेन्योर है। ठीक है सर, ये 4 फैक्टर हैं। अब इन चारों फैक्टर को मिला के मैं एक प्रोडक्ट बना रहा हूं, कोई भी, लेट्स टेक एन एग्जांपल, मैं बना रहा हूं एक एक कप बना रहा हूं, एक कप बना रहा हूं। इस एक कप को बनाने के लिए मैं एक कप के ऊपर 5 रुपए जगह का रेंट, 5 रुपए का लेबर, 2 रुपए का कैपिटल और 3 रुपए मुनाफा अपना जोड़कर इसको बनाता हूं। तो जरा मुझे बताओगे मेरे मेरे इस कप की कॉस्ट क्या होगी? बोलो मेरे इस कप की कॉस्ट क्या होगी? डेफिनेटली सर 15 रुपए होंगी। अब सुनना मेरी बात, अब सुनना मेरी बात, भाईजान, भाईजान सुनिएगा मेरी बात। मैं जो बना रहा हूं उसमें जगह मेरी अपनी है, सारा पैसा मेरा अपना है, और मैं अकेला ओनर हूं बिजनेस का। सुन रहे हो मेरी बात? मैं अकेला ओनर हूं अपने बिजनेस का। इसका मतलब ये रेंट भी मेरी जेब में आएगा, कैपिटल पे इंटरेस्ट भी मेरी जेब में आएगा, और एंटरप्रेन्योर का प्रॉफिट भी उसी की जेब में जाना है। उसने सिर्फ किसे पे करना है बोलो? उस लैंडलॉर्ड ने सिर्फ उस ओनर ने बिजनेस के क्या पे करना है? सही है। अब सुनो मेरी बात, अगर मैं इस प्रोडक्ट पे ऑफ लगा दूं, मैं इस प्रोडक्ट पे 5 रुपए का ऑफ लगा दूं, बताओ 5 रुपए का ऑफ लगाने के बाद भी मैं क्या कुछ मुनाफा कमा पा रहा हूं? इसका मतलब मैं इस प्रोडक्ट को कितने का बेच रहा हूं? 10 रुपए का। और सर 10 रुपए का बिक रहा है, अभी भी पैसे जेब में आ रहे हैं। भाई 10 रुपए में 5 रुपए तो सैलरी देनी है, वो तो देनी ही देनी है, लेकिन इस 10 रुपए में मेरे ख्याल है मुझे कैपिटल पे इंटरेस्ट भी मिल रहा है और एंटरप्रेन्योर का प्रॉफिट भी मिल रहा है। अच्छा, चूंकि मेरी इम्प्लिसिट ज्यादा है, मैंने एक और माइनस कर दिया, मैंने 2 रुपए और कम कर दिए। अब प्रोडक्ट कितने का बिक रहा है बोलो? 8 रुपए का बिक रहा है। सर मैं अभी भी सरवाइव कर पाऊंगा, क्योंकि 3 रुपए का कुछ ना कुछ तो मेरी जेब में अमाउंट आ रहा है, सिर्फ लेबर को सैलरी देनी है। कब बनते रहेंगे मेरे, कब बनते रहेंगे? मैं इसे 5 रुपए का बेच दूं ना, 1 रुपए का मुनाफा भी नहीं हो तो भी थोड़े दिन तक मैं सरवाइव कर पाऊंगा। चलो मुझे नहीं मिल रहा, लेकिन जो खर्चे हैं वो तो, जब बिजनेस इनिशियली शुरू करते हैं तो बिजनेस पहले दिन से प्रॉफिट में थोड़ी ना होता है। पहले दिन तो खर्चे, शुरू के कुछ सालों में या कुछ दिनों में खर्चे ज्यादा होते हैं, आमदनी कम होती है। तो अगर मेरे खर्चे मेरा बिजनेस पूरा कर रहा है तो भाई वेल इनफ है। आप समझ रहे हैं मैं क्या समझाना चाह रहा हूं? तो कोई कंपनी जो 70% ऑफ लगाती है ना, वो क्यों लगा रही होती है? क्योंकि उसके इम्प्लिसिट वेरिएबल ज्यादा होते हैं। उस कंपनी को पता है यार, जगह भी हमारी अपनी है, पैसे भी हमारे हैं, रॉ मटेरियल भी हमारा है, हमें तो पैसे किसी को देना ही नहीं है, सिर्फ बिजली का बिल और छोटी मोटी लोगों की सैलरी निकालनी है। तो हम कितना ऑफ लगा सकते हैं? इतना ऑफ लगा दो कि दूसरा कोई प्रोडक्ट हमारे मुकाबले में बिके ही ना। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? चलो भाई कॉपी कर लो। कॉपी कर लें, शाबाश। फिर मुझे बता दें कि अब आगे कर लें। कर लिया भाई कॉपी? सबने कर लिया? सरोज, अंशरा, चलो भाई आगे बढ़ेंगे। ये तुम्हारे लेवल की चीज नहीं है, सीए में बताते हैं, छोड़ दो, यहां से आ जाओ। अब आगे बढ़े।
अभी आ गई फिक्स कॉस्ट। अब सुन लो ये क्या चीज है, ये है कॉस्ट की फर्दर क्लासिफिकेशन। सुनना मेरी बात, सुनिएगा मेरी बात, सुनिएगा मेरी बात। देखिए एक एक इम्प्लिसिट हो गई कॉस्ट और एक एक्सप्लिसिट हो गई। अब इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट होने के बावजूद ना ये मजीद दो हिस्सों में बढ़ जाती है। क्या मतलब, सुनना। तुम्हें याद है अभी हमारे एक दोस्त थे आबान अब्बासी साहब जो एक रेस्टोरेंट चला रहे थे। तुम्हें याद है आबान अब्बासी के बारे में जो एक रेस्टोरेंट चला रहे थे? यस सर याद है जी, बिल्कुल याद है। अब्बान अब्बासी को अपने रेस्टोरेंट से दो तरह के पैसे मिल रहे थे। एक तो अबान अब्बासी को पैसे मिल रहे थे सैलरी, वो जो कैश काउंटर पे बैठने की 10,000 रुपए की सैलरी थी, उन्होंने तय की थी कि भाई अगर किसी को हायर करूंगा तो 10,000 दूंगा। अब किसी को हायर नहीं किया, मैं खुद बैठा हूं तो मैं ले लूंगा ये पैसे। अब अबान अब्बासी 10,000 रुपए कारोबार से हर महीने निकाल रहे हैं फॉर फिक्स्ड, एज अ फिक्स्ड अमाउंट इन टर्म ऑफ देयर सैलरीज। ठीक है, अपने इन रिस्पेक्ट ऑफ देयर सैलरी वो हर महीने 10,000 रुपए विड्रॉ करते हैं। लेकिन बताओ क्या अबान को मुनाफा भी हर महीने 10,000 का ही होगा? बोलो, क्या आबान को प्रॉफिट भी हर महीने 10,000 का? नहीं सर, प्रॉफिट तो कभी ज्यादा होगा, कभी कम होगा, कभी बहुत ज्यादा होगा, कभी बहुत कम होगा, डिपेंड करेगा। लॉकडाउन हो गया तो नहीं भी होगा, नुकसान भी हो जाएगा। कभी ज्यादा कभी कम, कभी प्रॉफिट कभी नुकसान, कभी ज्यादा प्रॉफिट कभी कम प्रॉफिट, कभी कम नुकसान कभी ज्यादा नुकसान। वैसे अल्लाह करे हमेशा मुनाफा हो, लेकिन बिजनेस तो अनसर्टेन है, मुनाफा नुकसान तो होता ही है। आपने रॉ मटेरियल खरीद के रखा, गवर्नमेंट ने रात में अनाउंस कर दिया लॉकडाउन हो गया कल से एक हफ्ते के लिए, अब सारा सब्जी वब्जी फ्रूट वेजिटेबल गोश्त सब खराब हो जाएगा, बिकेगा ही नहीं एक हफ्ते बाद भी। एक हफ्ते के बाद फिर एक महीने के लिए बंद कर दिया गवर्नमेंट ने, आप क्या कर लेंगे? तो नुकसान है सर ये तो। फिर तो सर कारोबार में क्या होना ये तो हमें कुछ पता ही नहीं है, हम तो कैसे रियलाइज करें? तो सर अभी थोड़ी देर पहले एक वो पैसे हैं जो आबान अब्बासी अपने कारोबार से हर महीने फिक्स ले रहे थे, तो वो इदारे की फिक्स कॉस्ट है। और एक वो पैसे हैं जो आबान मुनाफे की शक्ल में लेंगे, वो हर गुजरते हुए वक्त के साथ चेंज होगा, कभी ज्यादा कभी कम, वो कहलाएगा वेरिएबल कॉस्ट, चेंज होने वाली। इसी तरह एक्सप्लिसिट में आ जाओ, आबान ने लोगों को हायर किया, शेफ को हायर किया और जनाबे वाला वेटर्स को हायर किया, अब उनको हर महीने फिक्स सैलरी देंगे। ये एक्सप्लिसिट है मगर फिक्स्ड है। लेकिन एडवर्टाइजमेंट का खर्चा, ये वही क्वेश्चन नहीं है, अलग हो गया, अलग हो गया। वो तो डिफरेंशिएट आएगा इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट का, वो लिखवा दिया है बेटा। वो इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट का डिफरेंस है, वो लिखवा दिया बेटा, वो पेपर में आता है, देख लेंगे। ये अलग है। अब ये क्लासिफिकेशन है इम्प्लिसिट की। इम्प्लिसिट दो हिस्सों में बटा अब्दुल्ला, या तो इम्प्लिसिट फिक्स्ड है या वेरिएबल है। जैसे आबान जो इदारे से सैलरी ले रहे हैं, जगह अपनी है तो उसका रेंट ले रहे हैं, ये है इम्प्लिसिट फिक्स्ड। लेकिन आबान हर महीने जो एंड में प्रॉफिट अपना ले रहे हैं बिजनेस से, वो कभी ज्यादा है वो कभी कम है, डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो सर आबान का वो जो प्रॉफिट है वो कभी कम होता है कभी ज्यादा होता है, उसे कहते हैं वेरिएबल। ठीक है, इसी तरह बिजली का बिल कभी ज्यादा कभी कम, एक्सप्लिसिट वेरिएबल। लेकिन लोगों की सैलरी, जगह का रेंट हर महीने फिक्स। हाँ हाँ, कॉपी क्यों नहीं करेंगे? तो देखो फिक्स कॉस्ट क्या होती है, अब चाहे वो इम्प्लिसिट हो या एक्सप्लिसिट, फिक्स कॉस्ट क्या है? कॉस्ट डू नॉट वेरी, कॉस्ट डू नॉट वेरी एज द लेवल ऑफ आउटपुट वेरीज। देखो क्या है, कॉस्ट डू नॉट वेरी एज द लेवल ऑफ आउटपुट, एज द लेवल ऑफ आउटपुट चेंजेस, इट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द लेवल ऑफ आउटपुट इन शॉर्ट रन। ठीक है, नहीं 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 नहीं, इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट हो गया ना बेटा, इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट का डिफरेंस था, इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट का डिफरेंस था, वो लिख लिया, खत्म हो गया। अब आगे चले, ये फर्दर क्लासिफिकेशन है कॉस्ट की।
ये कॉस्ट की फर्दर क्लासिफिकेशन है अब्दुल्ला बेटा। इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट हो गया ना बेटा, इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट हो गया, खत्म। 4 डिफरेंस लिख लिए उसके, खत्म हो गया वो। उसके बाद आगे चले, ये इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट की फर्दर क्लासिफिकेशन है बेटा, ठीक है। हाँ भाई, कॉपी करना है, सब कॉपी करना है। अब ये आ गया फिक्स कॉस्ट, ये अलग कॉन्सेप्ट है। अब इम्प्लिसिट की क्लासिफिकेशन में फिक्स्ड भी होता है, वेरिएबल भी होता है, आगे वेरिएबल पढ़ेंगे। लेकिन अगर कोई कहे कि फिक्स कॉस्ट क्या है, तो सर फिक्स कॉस्ट वो होती है विच रिमेन फिक्स्ड एट ऑल लेवल ऑफ आउटपुट, कॉस्ट दैट डू नॉट वेरी एज द लेवल ऑफ आउटपुट वेरीज और चेंजेस, ठीक है। कॉस्ट दैट डू नॉट वेरी विद द लेवल ऑफ आउटपुट, they do not change if the level of output changes, it is independent from the level of output। अब चाहे आउटपुट बढ़े या कम हो, फिक्स कॉस्ट रिमेन फिक्स्ड। आओ तुम्हें मिसाल दूं, देखो आजकल कोचिंग सेंटर बंद है ना, कोचिंग सेंटर बंद, खाली पड़ा हुआ है, एक रूम में क्लास नहीं हो रही। बताओ क्या हमारा रेंट कम हो गया या वही जा रहा होगा जो पहले जा रहा है? बोलो भाई, रेंट चेंज, भाई सेम जा रहा है सर, रेंट कैसे चेंज होगा, रेंट तो वही जाएगा सर। हाँ, समझ गए बेटा? भाई समझ गए नहीं समझे? हाँ भाईजान, कोचिंग तो वैसे तो क्लास ही नहीं हो रही, लेकिन कोचिंग, भाई कोचिंग बंद भी हो जाए, जिसकी जगह है उसको क्या लेना देना इससे। अब जो एडमिनिस्ट्रेटिव सैलरीज के लोग हैं उनकी तनख्वाहें फिक्स जा रही है, लेकिन हाँ, पंखे लाइट बिजली इस्तेमाल नहीं हो रही तो बिजली का बिल कम हो गया होगा, क्लासें ज्यादा होंगी बिजली का बिल ज्यादा होगा, क्लासें ज्यादा होंगी स्टेशनरी का खर्चा ज्यादा होगा। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? तो फिक्स कॉस्ट क्या है? देखो, रेंट ऑन एक्वायर्ड बिल्डिंग, सैलरी टू एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, डेप्रिसिएशन ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड। अभी ये स्ट्रेट लाइन मेथड का डेप्रिसिएशन समझा देंगे थोड़े दिन में, अभी अकाउंटिंग के अंदर। अबे क्या हो गया अब्दुल्ला सर, ये नीचे वाले एग्जाम्पल वही तो समझा रहा हूँ, वही तो समझा रहा हूँ भाई, नीचे वाली एग्जाम्पल। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, ये भी अकाउंटिंग में एक चीज आएगी, थोड़ा आगे तो समझा दूंगा। इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट्स, इंश्योरेंस का प्रीमियम, ये फिक्स है। जरा डायग्राम देखोगे, जरा डायग्राम देखोगे फिक्स कॉस्ट की। अब जरा इंटरेस्टिंग चीज समझ लो, इंटरेस्टिंग चीज समझ लो। एमसीक्यू आता है, वो कौन सी कॉस्ट है जो जीरो आउटपुट पे भी इनकर होगी। देखो हम कुछ भी नहीं बना रहे, एक बच्चा कोचिंग में नहीं पढ़ा रहे, लेकिन फिर भी कोचिंग का सैलरी और कोचिंग के एडमिट गार्ड अभी भी दरवाजे के बाहर बैठे हुए नजर आएंगे आपको। मिस कौसर, हमारे सर फैजान, सर शाहिद, सर एहसन, ये सब वैसे ही आ रहे हैं। स्वीपर आ रहा है रोजाना सफाई करके जा रहा है, उनको थोड़े ना हमने हटाया। अब एक बच्चे अभी कोचिंग में इस वक्त नहीं आ रहा, लेकिन कॉस्ट तो लग रही है। कॉस्ट विच रिमेन फिक्स्ड एट ऑल लेवल ऑफ आउटपुट, कॉस्ट विच डू नॉट वेरी एज द लेवल ऑफ आउटपुट वेरीज, ठीक। तो जीरो आउटपुट पे भी फिक्स्ड है शॉर्ट रन में। पहला यूनिट आया तो भी फिक्स, दूसरे पे भी फिक्स, तीसरे पे भी फिक्स, चौथे पे भी फिक्स, 10वें पे भी फिक्स और 10,000 पे भी फिक्स। ये देख रहे हो, आउटपुट बढ़ता जा रहा है लेकिन फिक्स कॉस्ट रिमेन फिक्स।
अंशरा बेटा मैसेज करो, समझ में आ रहा है? सरोज, अंशरा समझ में आ रहा है? अंशरा एक मैसेज भी नहीं किया अंशरा। एक मैसेज भी नहीं आया मेरा बेटा अंशरा। शाबाश बेटा। अच्छा ये जरा ये भी बता दें, सरोज भी बता दें, सरोज समझ में आ रहा है? सरोज समझ में आ रहा है? सरोज हैं क्लास में? सरोज चलो डायग्राम बनाओ बकिया लोग सारे। सरोज तो लग रहा है सो गई है। डायग्राम बनाओ। तो फिक्स कॉस्ट इज दैट कॉस्ट विच रिमेन फिक्स्ड एट ऑल लेवल ऑफ आउटपुट। हाँ ठीक है बेटा ठीक है। आप कौन है? अजरा है ना? अच्छा सरोज है, सरोज है। ठीक है बेटा ठीक है ठीक है ठीक है। आपको आवाज तो समझ में आ रही है ना? सुन तो रही है ना सब? भाई स्क्रीनशॉट लेके बाद में कर लेना बेटा। अल्लाह आपको सेहत दे, अल्लाह आपको सेहत दे। बस समझ तो रही हो ना? जी बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। अजरा गायब है आज यार, बताओ एक्स्ट्रा क्लास रखनी थी, अब ये गायब हो गई लड़की। चलो खैर, जल्दी कॉपी कर लें भाई, जल्दी कॉपी करके बताइए, जल्दी कॉपी करके बताइए तो मैं आगे बढ़ूंगा। चलो भाई बस मैं यहीं रोक रहा हूं, अब अगली क्लास का टाइम हो गया है। अगली क्लास में